सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि 12वीं परीक्षा में तांग वुलिन की टीम का सामना एक 5000 वर्षीय डायमंड बाबून से हुआ, जहां शू लिजी के ब्लड थर्स्ट बीन बन्स ने उन्हें अस्थायी रूप से जबरदस्त शक्ति दी। टाइटन जायंट एप के उत्तराधिकारी युआन एन ये हुई ने अपने जन्मजात शत्रु के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की अगुवाई की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पहले, जब सोल बीस्ट धरती पर हर जगह फैले हुए थे, टाइटन जायंट एप्स और डायमंड बबून्स एक दूसरे को देखते ही जान के दुश्मन बन जाते थे। डायमंड बबून्स जानते थे कि वे टाइटन जायंट एप्स को मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी वे मरने को तैयार रहते थे। युआन एन येहुई को इस डायमंड बबून से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना टाइटन जायंट एप मार्शल सोल सक्रिय किया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। डायमंड बबून ने अपनी छाती पीटी, दहाड़ा, फिर चारों पैरों पर आकर उस पर झपट पड़ा। तांग वुलेन इस बबून की ताकत समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग नहीं किया। वर्तमान स्थिति में वो इस बबून की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। इसके बजाय उसने अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्तियों का सहारा लिया और तुरंत गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय कर दी। उसके बगल में एक चमकता हुआ सुनहरा सोल रिंग प्रकट हुआ। उसने एक रेड बीन बन निगला और सीधे बबून की ओर दौड़ पड़ा। युआनेन अब धीरे धीरे और भी कम स्त्रैण होती जा रही है, जी शिए ने बुदबुदाया। उसने आह भरी और तांग वुलिन तथा युआनेन येहुई के साथ लड़ाई में कूद पड़ा, एक सच्चे अजिलिटी टाइप सोल मास्टर की तरह बबून के किनारे से हमला करते हुए। तीनों के आगे बढ़ते ही युए झेंग्यू ने अपने शुद्ध सफ़ेद पंख फैला दिए और अपना दूसरा सोल स्किल इस्तेमाल किया। उसके हाथ में एक पवित्र तलवार प्रकट हुई। गु युए हवा में मौजूद तत्वों को नियंत्रित कर रही थी। उसके हाथ बिना रुके लगातार हिल रहे थे। उनमें से हर एक पूरी तरह तालमेल में था। टीम के बाकी सदस्यों के सक्रिय होते ही युआनेन येगुरी डायमंड बबून से टकरा गई। उनके चारों ओर की हवा उग्र तूफान में फट पड़ी। डायमंड टाइटन सक्रिय होने पर उसकी ऊंचाई 5 मीटर से थोड़ी अधिक हो गई थी। हालांकि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा भारी और मजबूत था, लेकिन फिर भी वो डायमंड बबून की मासल काया के सामने बहुत छोटी लग रही थी। उसकी शारीरिक शक्ति भी बबून के बराबर नहीं थी। इस टक्कर से वो पीछे उछली, जबकि बबून केवल 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। रेड बीन बन ने युआनेन येहुई की शक्ति काफी बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी वो डायमंड बबून से कमजोर थी। जैसे ही डायमंड बबून संभला, तांग वुलिन वहां पहुंच चुका था। 10 मीटर ऊंचे बबून के सामने खड़ा तांग वुलिन एक बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में रक्तसार उफान मारने लगा। उसका प्रवाह उलट गया, मानो उसके भीतर से एक ड्रैगन दहाड़ रहा हो। पिछली ट्रायल के बाद उसने कई पॉक बन खाए थे, फिर भी उसका रक्तसार पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन ब्लड थर्स्टी बीन बन ने उसकी कमी पूरी कर दी। उसे वही एहसास हुआ जैसे उसने 10 विशाल कटोरे नूडल्स खा लिए हों। उसका खून उबलने लगा और रक्तसार 85% की सीमा तोड़कर 90% तक पहुंच गया। गोल्डन ड्रैगन बॉडी और रेड बीन बन की रक्त पिपासा के प्रभाव में उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई। तांग वुलिन ने अपने पंजेदार हाथ को मुट्ठी में बदला और सीधे डायमंड बबून पर दे मारा। इसी क्षण डायमंड बबून से गलती हो गई। उसका पूरा ध्यान युआनेन येहुई पर था। उसने तांग वुलिन को केवल एक परेशान करने वाली मक्खी समझा और उसे उड़ाने के लिए अपने बाएं हाथ से झटक दिया। गोल्डन क्लॉ और विशाल हथेली आपस में टकराईं। तांग वुलिन को जोरदार झटका लगा और वो तोप के गोले की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। उसमें गहराई तक धंस गया। हालांकि उसकी ताकत काफी थी, फिर भी वो युआनेन येहुई से और डायमंड बबून से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। लेकिन डायमंड बबून भी सुरक्षित नहीं बचा। तांग वुलिन की मुट्ठी छोटी थी, लेकिन उसकी सारी शक्ति उसी बिंदु पर केंद्रित थी। दबाव अत्यधिक था और उस पर उसके पंजे का कुचलने वाला प्रभाव भी जुड़ा हुआ था। इसी पल जब तांग वुलिन उछला, एक चटरने की आवाज आई। डायमंड बबून का बायां हाथ फट गया। उसकी हथेली में आधे मीटर चौड़ा खून से भरा छेद बन गया। दर्द से कराहते हुए बबून ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी पूरी बाह कांपने लगी, लेकिन उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। इसी समय स्वर्ग से पवित्र प्रकाश उतरा और डायमंड बबून को पवित्र ज्वालाओं में डुबो दिया। हालांकि वो अंधकार तत्व का नहीं था, फिर भी ये पवित्र ज्वालाएं शरीर के साथ साथ आत्मा को भी जलाती थीं। यही होली एंजल की विशेषता थी। हथेली के भयानक घाव और जलते मांस का दर्द सहन से बाहर था।
डायमंड बबून पागल हो गया, उसकी आंखों से खून रिसने लगा, सुनहरे बाल खड़े हो गए और सोने जैसा रंग लालिमा में बदल गया। क्रोधित अवस्था में प्रवेश करते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसकी पहले से ही कम बुद्धि पूरी तरह गायब हो गई। अब उसे अपने हाथ का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वो दैत्य की तरह युवानन येहुई पर टूट पड़ा। क्रोधित डायमंड बबून भयानक था। उसका विशाल शरीर और भी मांसल हो गया और उसकी ऊंचाई 12 मीटर तक पहुंच गई। उसके हाथों के हर वार से हवा में झटके पैदा हो रहे थे। सामान्य अवस्था में ही वो मुश्किल था, अब जबकि उसकी शक्ति 50% बढ़ चुकी थी, उससे टकराना असंभव था। ये अभी 10,000 वर्षीय स्तर का नहीं है, इसलिए इसकी क्रोधित अवस्था 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। हमें बस इतना समय निकालना है। सब लोग सावधान रहो। युवानन येहुई ने चेतावनी दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डायमंड बबून इतनी जल्दी क्रोधित हो जाएगा, लेकिन उसका मन शांत था। वो जानती थी कि जब तक वे उसे पूरी तरह दबा नहीं देते, वो अंततः उग्र होगा ही, और जितना जल्दी होगा उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। युवानन येहुई एक ओर कूद गई जब बबून गरजता हुआ उसकी ओर लपका। रेड बीन बन का प्रभाव अभी बाकी था और वो इसका फायदा उठाकर जितना हो सके उतना भागना चाहती थी। वो जानती थी कि इस समय उससे सीधे भिड़ना केवल हार को बुलाना था। तांग बुलिन जमीन पर फिसल चुका था। वो खड़ा हुआ और क्रोधित डायमंड बबून को देखते हुए भौहें से कोड़ ली। रेड बीन बन का असर 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, जबकि बबून की क्रोधित अवस्था उससे कहीं ज्यादा देर तक चलेगी। कमजोर अवस्था में उसका एक भी वार हमें खत्म कर सकता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने घूमकर युए झेंग्यू से कहा, झेंग्यू, अभी रेड बीन बन मत खाना, अपनी सोल पावर बचाकर रखो। समझ गया। युए झेंग्यू हवा में मंडराते हुए बोला। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग बुलिन क्या योजना बना रहा है, वो लगातार बबून पर पवित्र प्रकाश बरसाता रहा। पिछली ट्रायल में युआनन येहुई से तालमेल न होने के कारण ज्यादातर बोझ तांग बुलिन पर आ गया था। युए झेंग्यू इससे संतुष्ट नहीं था। उसका गर्व उसे किसी का बोझ बनने नहीं देता था। यदि वो टीम के साथ सही मायनों में काम करना चाहता था तो उसे आज्ञा मानना सीखना होगा। डेमन लिजर्ड ड्रैगन पर तांग बुलिन की निर्णायक जीत उस पर गहरी छाप छोड़ गई थी। कुछ ही सेकंडों में जीत। तभी उसे समझ आया कि स्पिरिट सोल टावर वास्तव में कितना कठिन था। गु युए, हवा के तत्व से हमें हल्का बनाओ, तांग बुलिन ने चिल्लाकर कहा। गु युए के सामने एक बर्फ का भाला आकार ले चुका था। हरा, सुनहरा और नीला तीनों तत्व उसमें समाये हुए थे। उसके भीतर बंद शक्ति बाहर निकलने को मचल रही थी। इसे आकार देने में उसे 1 मिनट से अधिक लगा था और उसकी साधना और आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए ये हमला बेहद घातक था। दूसरी ओर युआनन येहुई किसी तरह जान बचाए हुए थी। क्रोधित अवस्था में डायमंड बबून की गति पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। वो उन्माद में उसका पीछा कर रहा था। कई बार अपने लंबे डंक भरते हुए उसे लगभग पकड़ ही लेता। युआनन, अपने फॉलन एंजल में बदलकर हवा में उड़ो। झेंग्यू, हमें ऊपर ले जाने के लिए तैयार रहो। तांग बुलिन ने आदेश दिया और साथ ही अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को युए झेंग्यू, शू लिजी, जी शिए और गु युए की ओर भेज दिया। जिए और गु युए, जो तांग बुलिन को सबसे अच्छी तरह जानते थे, उसकी मंशा तुरंत समझ गए। गु युए ने एक हाथ में अपनी 3 रंगी बर्फीली भाला पकड़े हुए दूसरे हाथ से हरी रोशनी के गोले अपने साथियों की ओर भेजे। शू लिजी मंत्रोच्चार करने लगा और भी बन बनाने लगा। तांग बुलिन ने युए जेंग्यू से जुड़ी ब्लू सिल्वर घास को खींचा। युए जेंग्यू हवा में उछल गया और तांग बुलिन को अपने साथ ऊपर ले गया। हॉल की ऊंचाई लगभग 50 मीटर थी। युए जेंग्यू पलक झपकते ही तांग बुलिन को लेकर ऊपर उड़ गया। इसके बाद तांग बुलिन ने जिए और गु युए को भी ऊपर खींच लिया। अब युए जेंग्यू को समझ आ गया था कि तांग बुलिन ने उसे अपनी सोल पावर बचाने के लिए क्यों कहा था। 3 लोगों को साथ लेकर उड़ना उसकी सोल पावर को बहुत तेजी से खर्च कर रहा था। उसका बोझ हल्का करने के लिए तांग बुलिन ने गोल्ड सॉन्ग को ब्लू सिल्वर घास में भेजा और उसे जमीन में गाड़ दिया, जिससे सहारा मिला। इसके बाद उसने शू लिजी को भी ऊपर खींच लिया। अब 5 हवा में थे। ये देखकर युआनन येहुई भी योजना समझ गई। उसने पीछे मुड़कर अपने पैरों में ताकत इकट्ठी की और छलांग लगाई। ऊपर उड़ते समय उसका शरीर सिकुड़ गया और वो डायमंड बबून के झपटते हुए हाथ से बाल बच गई। तेज हवा के झोंकों ने उसकी उड़ान को बाधित किया, लेकिन उसने तुरंत अपनी फॉलन एंजल मार्शल सोल को सक्रिय किया। उसकी पीठ से काले पंख निकल आए और वो और ऊंचाई पर उड़ गई। दुश्मन को भागने न देने के इरादे से डायमंड बबून ने पीछा किया। वो दीवार की ओर दौड़ा,
कई दर्जन मीटर ऊपर चढ़ा और फिर युआनेन येहुई की ओर छलांग लगा दी। उसी क्षण गुयुए की हथेली से बर्फीला भाला निकल पड़ा। भाले की पूंछ से आग फूट पड़ी और पल भर में वो डायमंड बबून तक पहुंच गया। टक्कर होते ही भाला बर्फ की धुंध में बदल गया। बबून की रक्षा भले ही मजबूत थी, लेकिन टक्कर की ताकत से वो पीछे की ओर उछल गया और हवा से नीचे गिर पड़ा। बर्फ की परत उसके पूरे शरीर पर जम गई। क्रोधित होकर डायमंड बबून दहाड़ा और अपने रक्त तत्व को उभारकर उस धुंध को झाड़ने लगा, लेकिन तब तक युआनेन येहुई उसकी पहुंच से बाहर जा चुकी थी। युआनेन येहुई ने उड़ते हुए गुयुए को अंगूठा दिखाया। तांग वुलेन ने गोल्ड सॉन्ग से भरी ब्लू सिल्वा घास नीचे फेंकी और उससे बने प्रतिक्षेप बल का उपयोग कर गुयुए, जिए, शूलिजी और खुद को दर्जन भर मीटर और ऊपर उछाल दिया। अब वे जमीन से 20 मीटर से भी ज्यादा ऊपर थे। युए जेंग्यू लगातार अपने पंख फड़फड़ाता रहा और ऊपर जाने की कोशिश करता रहा। केवल 3 सोल रिंग के साथ 4 लोगों को हवा में उठाए रखना बेहद कठिन था, खासकर जब उनमें से एक शूलिजी हो। पूरी ताकत लगाकर वो बस कुछ दर्जन मीटर और ऊपर जा सका। युआनेन, तांग वुलेन ने ब्लू सिल्वा घास की एक लड़ी उसकी ओर फेंकी। युआनेन येहुई की फॉलन एंजल मार्शल सोल दिव्य शक्ति के मामले में युए जेंग्यू की होली एंजल से कमजोर थी, लेकिन उसकी टाइटन जायंट एप मार्शल सोल ने उसकी शारीरिक शक्ति को उससे कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था। ये बात उसके पंखों पर भी लागू होती थी। युआनेन ने उस ब्लू सिल्वर घास को पकड़ा और जोर से पंख फड़फड़ाए, जिससे युए जेंग्यू पर से दबाव कम हो गया और वे और ऊपर उछने लगे। उन्मत्त डायमंड बबून ने फिर से छलांग लगाई और सीधे शूलिजी की ओर घूंसा मारा। घूंसा कुछ मीटर दूर हवा में लगा, लेकिन फिर भी उसकी घातक हवा का दबाव शूलिजी को महसूस हुआ। सौभाग्य से ज्यादा ताकत बिखर गई और टीम केवल कुछ मीटर पीछे हटी, जबकि वे जमीन से 40 मीटर ऊपर थे। क्रोध में आने के बाद डायमंड बबून 12 मीटर ऊंचा हो चुका था। शक्ति बढ़ने के साथ वो 30 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 40 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता था। ये किसी ऐसे सोल बीस्ट के लिए बेहद चौंकाने वाला था जिसके पास कोई दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी। हमें ऊपर ले चलो, तांग वुलेन चिल्लाया। युआनेन येहुई और युए जेंग्यू ने पूरी ताकत लगाई और सबको सीधे छत तक पहुंचा दिया। तांग वुलेन ने अपना पंजा छत में गाड़ दिया। पत्थर असामान्य रूप से सख्त था। उसका पंजा केवल आधा ही धंसा, लेकिन उतना ही काफी था। अपनी ताकत से ऊपर टिके रहने के कारण युए जेंग्यू का बोझ हल्का हो गया और अब वो केवल 3 लोगों को लेकर स्थिरता से उड़ सकता था। तांग वुलेन की योजना सरल थी, लेकिन फिर भी सभी हैरान रह गए। क्रोधित डायमंड बबून की शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, इतनी कि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल सकता था। उनमें से कोई भी उसका सीधा हमला झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि युआनेन येहुई की पहले कही गई बात ने तांग वुलेन को याद दिलाई, अगर एनरेज का प्रभाव रेड बीन बन जैसा है, बल्कि उससे ज्यादा ताकत देता है, तो उसकी प्रभाव अवधि जरूर कम होगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम कितनी देर तक टिकोगे? तांग वुलेन ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास अभी भी काफी ताकत है, और अगर न भी होती तब भी तुम सबको उठाना मेरे लिए समस्या नहीं होती। उसकी शक्ति 5000 किलोग्राम से भी ज्यादा बल तक पहुंच चुकी थी। 6 लोगों का कुल वजन 500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। युए जेंग्यू उड़ते हुए तांग वुलेन के पास आया और उसकी कमर और कंधों के चारों ओर ब्लू सिल्वर घास लपेट दी। अगर पकड़ न बने तो मुझे बताना, मैं रेड बीन बन इस्तेमाल करूंगा, तब हम और 3 मिनट टिक पाएंगे। वर्तमान स्थिति में वो सबको नहीं उठा सकता था, लेकिन ब्लड थर्स्टी प्रभाव के तहत ये संभव हो जाता। मेरे पास मिनी सूप बन है, मेरे पास मिनी सूप बन है, मेरे पास मिनी सूप बन है, शूलिजी बुदबुदाने लगा। उसके हाथ में एक के बाद एक छोटे बन प्रकट हुए। उसने एक तांग वुलेन को दिया। ये मेरी दूसरी सोल स्किल है, एजिलिटी सूप बन। ये किसी का वजन कम करते हैं, जिससे फुर्ती बढ़ती है। इस हालात में ये मेरे लिए बेहद काम के हैं। बोलते ही उसने खुद भी एक खा लिया। उसके एजिलिटी सूप बन इस स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। सभी का शरीर हल्का महसूस होने लगा। युए जेंग्यू की आंखें चमक उठीं। मोटे, तुम्हारे बन कमाल के हैं। वो शूलिजी के रिकवरी पोर्क बन, एजिलिटी मिनी सूप बन और ब्लड थर्स्टी रेड बीन बन के प्रभाव से दंग रह गया। यद्यपि खाने के प्रभाव तुरंत नहीं दिखते थे, लेकिन फूड टाइप सोल मास्टर की सबसे बड़ी खासियत उनका लंबा असर था। लंबी लड़ाई में ऐसा सोल मास्टर जीत और हार का फैसला कर सकता था। शूलिजी मुस्कुराया। किसी बन को उसकी सिलवटों से मत आको। युए जेंग्यू हंसा। तुम इतने मोटे हो कि हाँफ रहे हो, लेकिन मानता हूं तुम्हारा सपोर्ट वाकई बहुत असरदार है। युआनेन येहुई उड़ते हुए उनके पास आ गई। डायमंड बबून से मिलकर लड़ने के बाद उनके रिश्तों में कुछ बदलाव आ गया था।
उन्होंने साथ खुशी और दुख झेले थे, परीक्षा और कठिनाइयां झेली थीं, और इससे वे और करीब आ गए थे। अब युआनेन ये हुई उन्हें ठंडेपन से नहीं देखती थी, बस जिए को छोड़कर। टैंग वुलन ने क्रोधित डायमंड बबून को देखते हुए मुस्कुराया। अब हमें बस इंतजार करना है। लिजी, युआनेन को कुछ पोकबंस दो। हमें उसे जल्द से जल्द पूरी हालत में चाहिए। जैसे ही वो तैयार होगी, हम इसे मार देंगे। लगातार बिना ज्यादा आराम किए एक के बाद एक ट्रायल को चुनौती देने से सभी पूरी तरह थक चुके थे। अगर उनकी किस्मत और सूझबूझ साथ ना देती तो वे कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। टैंग वुलन को युए झेंग्यू और युआनेन ये हुई की ताकत की गहराई से प्रशंसा थी। टीम में 2 उड़ान में सक्षम सोल मास्टर होने के कारण वो कहीं ज्यादा रणनीतियां बना सकता था और कहीं न्यूनतम नुकसान के साथ कहीं ज्यादा साहसी योजनाएं अंजाम दे सकता था। डायमंड बबून दहाड़ता रहा और उनकी ओर छलांग लगाता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। 50 मीटर की ऊंचाई उसके लिए नामुमकिन थी और चढ़ने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। वो बस गुस्से में चिल्ला सकता था। कुछ ही देर में टैंग वुलन और युआनेन ये हुई पर लगा ब्लड थर्स्ट प्रभाव समाप्त हो गया और ताकत के जाते ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि उनके शरीर मजबूत थे और वे कमजोरी को सहन कर सकते थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ पोकबंस खाए और उनके गालों में फिर से रंग लौट आया। डायमंड बबून की दहाड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों से पागलपन गायब होने लगा और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। 10 मिनट पूरे होने से पहले ही ऐसा लगने लगा कि उसकी उग्र अवस्था समाप्त हो गई है। मैं पहले जाऊंगा, युए झेंग्यो ने घोषणा की। वो ब्लू सिल्वर घास से अलग हुआ और उसने अपने पंख फैलाकर नीचे गोता लगाया। सुनहरी लपटें उसके चारों ओर भड़क उठीं। उसके हाथ में पवित्र तलवार प्रकट हुई और एक दिव्य सुनहरी आभा उसे घेरे हुए थी। उसकी तीनों सोल रिंग्स चमक रही थीं और वो लगातार अपनी तीनों सोल स्किल्स के बीच स्विच कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर की वो सुनहरी रोशनी उसकी तीसरी सोल स्किल से आ रही थी। ये एक उन्नत सोल स्किल नियंत्रण तकनीक थी जिसके लिए अत्यंत उच्च कौशल और शक्तिशाली सोल स्किल्स की आवश्यकता थी। हवा कांप उठी जब युए झेंग्यू ने तलवार से वार किया। डायमंड बबून पीछे उड़ गया और सुनहरी लपटों ने उसके शरीर को निगल लिया। उसने अपनी तीनों सोल स्किल्स की ताकत को मिलाकर ये भयानक हमला किया था। इसी समय युआनेन येहुई ने भी हमला किया। वो फॉलन एंजल से टाइटन जायंट एप में बदल गई और सीधे डायमंड बबून के सिर पर जा गिरी। बाकी सब भी उसके पीछे कूद पड़े। अब लड़ाई के नतीजे में कोई संदेह नहीं था। डायमंड बबून अभी उठने की कोशिश ही कर रहा था कि युआनेन येहुई पहुंची और उसके सिर पर मुक्के बरसाने लगी। लेकिन ठीक कुछ फीट पहले उसका शरीर झटका और अचानक 1/3 छोटा हो गया। उसके मुक्के चूक गए और जमीन पर जा लगे। क्या? सब स्तब्ध रह गए। प्रतिक्रिया देने से पहले ही डायमंड बबून छलांग लगाकर खड़ा हो गया और सिर से टक्कर मारकर युआनेन येहुई को दूर फेंक दिया। फिर उसने उसके पेट पर एक जोरदार घूंसा मारा। कमजोर हो चुके डायमंड बबून से ऐसी ताकत की किसी ने कल्पना नहीं की थी। सब समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। टैंग वुलन उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत दूर थी। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। जब तक उसे एहसास हुआ, बबून पहले ही हमला कर चुका था। डायमंड बबून घायल नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी रक्त पिपासा थी। शुरू से ही वो हमें बहला रहा था, जाल में फंसा रहा था। उसकी उग्र अवस्था खत्म नहीं हुई थी। ये कोई साधारण मूर्ख डायमंड बबून नहीं था। ये वही बुद्धिमान प्राणी था जिसने कभी टाइटन जायंट एप्स के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। युआनेन येहुई ने मुश्किल से शरीर घुमाया और अपने मुक्के आगे बढ़ाए। बबून का घूंसा लगने से ठीक पहले वो चांदी की रोशनी में गायब हो गई। लेकिन बबून का घूंसा खाली हवा में नहीं लगा। रोशनी का एक बवंडर उससे टकराया, जोरदार धमाका हुआ और एक धुंधली आकृति दीवार की ओर जा टकराई। पानी की एक ढाल प्रकट हुई ताकि टक्कर की तीव्रता कम हो। वो आकृति शिए की। उसने लाइट ड्रैगन स्टॉर्म से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उस ताकत का सामना नहीं कर सकता था। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। वो आखिरी मल में उसे धक्का देकर बचाने की योजना बना रहा था, लेकिन गुयुए ने उसे हटा दिया और परिणाम स्वरूप शिए खुद उछलकर जा गिरा। टैंग वुलन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। शिए एक आखिरी सोल मास्टर था। ऐसे हमले को सहना उसके लिए नामुमकिन था। 5000 साल पुराने डायमंड बबून के हमले से बच जाना ही चमत्कार था। यहां तक कि टाइटन जायंट एप रूप में युआनेन येहुई भी गंभीर रूप से घायल हो जाती। शिए जमीन पर पड़ा था, अपने अंगों को देख रहा था जो असंभव कोणों पर मुड़े हुए थे। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। पानी की ढाल के बावजूद उसका शरीर उस हमले को सह नहीं सका। शिए टैंग वुलन चिल्लाया और उसे उठाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, शिए का शरीर रोशनी के कणों में बिखर गया। कुछ पल बाद उसकी बाहों में कुछ भी नहीं था और दूर एक पीला पड़ा हुआ शिए प्रकट हुआ। शिए टैंग वुलन ने ऊपर देखा। शिए बिल्कुल ठीक था,
एक भी बाल बिखरा नहीं था। राहत की लहर दौड़ गई। शिए का शरीर लड़खड़ाया और वो जमीन पर बैठ गया। उसने खून की एक धार उगली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक क्लोन था जिसने हमला झेला था, फिर भी उसे उसका अधिकांश नुकसान महसूस हुआ। डायमंड बबून की ओर देखते हुए उसकी आंखों में गहरा भय था। युआनियन ये हुई लगातार डायमंड बाबून पर प्रहार करती रही। वो कमजोरी से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमलों ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। अंततः बाबून अपने घुटनों पर गिर पड़ा। प्रतिरोध करने की कोई शक्ति शेष नहीं थी। युआनियन ये हुई ने उसका सिर पकड़ा और पूरे 180 डिग्री घुमा दिया। एक तेज कड़क की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इसके बाद वो बाबून ऐसे जमीन पर ढह गया जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। वो मर चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि जिए कितना पीला और डरा हुआ लग रहा था। उसके पेट में अजीब सी घबराहट उठी, लेकिन कुछ क्षण बाद वो शांत हो गई और उसका शरीर फिर से सामान्य आकार में लौट आया। युए ज़ेंगियू उसके पास आकर उतरा। उसके पंख उसकी पीठ में समा गए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कितना चालाक था ये डायमंड बाबून। 12वां परीक्षण पूर्ण हुआ। आप चाहें तो डायमंड बाबून स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज कर सकती हैं या आगे बढ़ सकती हैं। युआनियन ये हुई सीधे जिए के पास चली गई। जिए ने कांपती हुई लेकिन चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अब तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर मुड़कर दरवाजे के पास तैरते हुए भ्रमात्मक डायमंड बाबून को छूने चली गई। वो बाबून बिखर गया और सुनहरी रोशनी के कणों में बदलकर उसके कंधे के चारों ओर इकट्ठा हो गया। वो उसका स्पिरिट सोल बनने के लिए तैयार नहीं था और विरोध कर रहा था, लेकिन युआनियन ये हुई को इसकी परवाह नहीं थी। वो वहीं बैठ गई और जबरन उसे अवशोषित करने लगी। इधर तांग वुलिन जिए के पीछे बैठ गया और उसने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे मिस्टीरियस हेवन मेथड का उपयोग करते हुए उसे संभालने में मदद की। हालांकि उनके मार्शल सोल अलग थे, लेकिन उनकी सोल पावर लगभग समान थी, क्योंकि वो एक ही विधि से साधना करते थे। तांग वुलिन ने धीरे धीरे अपनी सोल पावर जिए में भेजी, जिससे उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। जिए के चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। तुम बहुत लापरवाह हो, तांग वुलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। जिए ने बस कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तांग वुलिन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने साफ देखा था कि असल में क्या हुआ था। जब युआनियन ये हुई खतरे में थी तो उसने डायमंड बाबून के मन पर हमला करने के लिए अपनी पर्पल डीमन आइज का उपयोग किया। ये उसका एकमात्र दूर से हमला करने वाला तरीका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कितना प्रभावी होगा। पर्पल डीमन आइज का एक दुष्प्रभाव बेहतर दृष्टि भी था। उसी समय जब वो हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि जिए अपने असली शरीर से आगे बढ़ रहा था। अगर डायमंड बाबून अपने उन्मादी रूप से बाहर आने के बाद कमजोर और धीमा न हुआ होता और अगर तांग वुलिन ने उसके मन को बाधित न किया होता, तो जिए को समय पर अपना क्लोन बुलाने का मौका ही नहीं मिलता। उसके पास बस एक पल था, शैडो ड्रैगन क्लोन बुलाने और शैडो ड्रैगन स्टॉर्म से खुद को बचाने का। यहाँ तक कि पर्पल डीमन आइज के साथ भी जिए की सोल स्किल्स को साफ नहीं देख पाया था। उसे लगा था कि जिए ने हमला अपने असली शरीर से झेला है, जिससे उसका दिल लगभग रुक ही जाता। अगर वो समय पर क्लोन न बुला पाता तो उसका शरीर अभी अपंगित और बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता। तुमने भी तो गुयुए के लिए वार झेला था ना। युआनियन ये हुई को बचाने का पल याद करते ही जिए के दिल में अजीब सा भाव उमड़ाया। उसने बिना सोचे समझे खुद को बाबून और उसके बीच में डाल दिया। मौत को सामने देखकर ही उसे याद आया कि उसके पास क्लोन भी है। इसका बस एक ही कारण था, वो संकट की घड़ी थी जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से इस खतरे से उसे लाभ भी मिला। उसी क्षण उसने अपनी दूसरी और तीसरी सोल स्किल को मिलाकर अपनी जान बचा ली। सुसिल्हा जी कुछ पोक बंस लेकर दौड़ता हुआ आया। जिए ने उन्हें लिया और खुशी खुशी खाने लगा। मैं तो लगभग मर ही गया था, फिर कभी कुछ खा भी नहीं पाता। ये सच में बहुत खतरनाक था। अब उन्हें समझ आ गया था कि टावर अटैक और स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ लगी चोटें असली थीं। जिए सचमुच मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। युआनियन ये हुई एक और चुपचाप बैठी डायमंड बाबून स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज कर रही थी। कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 12वां परीक्षण ही उनकी सीमा थी। अगले तल के सोल बीस्ट का सामना वो नहीं कर सकते थे। हर परीक्षण के साथ बीस्ट और भी अधिक शक्तिशाली होते जाते थे। सौभाग्य से उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। सू सियाओयान और युआनियन ये हुई दोनों को उपयुक्त स्पिरिट सोल मिल गया। सभी लोग बैठकर अपनी सोल पावर पुनः प्राप्त करने लगे। 10 मिनट बाद प्रकाश का दरवाज़ा गायब हो गया। 2 घंटे बाद प्रकाश की किरणें उन पर पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो उसी कमरे में थे जहां से उन्होंने टावर में प्रवेश किया था। सू सियाओयान वहां इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर वो खुशी से चमक उठी। उसके पास लैंग याओजू खड़ी थीं जो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा था तुम लोग सिर्फ 9वें तल तक ही पहुंचोगे, लेकिन तुमने 12वां भी पार कर लिया। जैसा कि श्रेक एकेडमी के जीनियसों से उम्मीद थी।
आमतौर पर 12वें परीक्षण को पार करने के लिए 4 रिंग सोल मास्टर्स की पूरी टीम चाहिए होती है। तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता सचमुच प्रशंसनीय है। अगर चाहो तो स्पिरिट पगोड़ा तुम्हें अपने साथ जुड़ने का निमंत्रण देता है। हम तुम्हें सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराएंगे और इससे श्रेक एकेडमी की पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी एक दूसरे की ओर चुपचाप देखने लगे। सबसे पहले तांग वुलिन आगे बढ़ा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सीनियर, क्षमा करें, मैं पहले से ही एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी सभी ने भी विनम्रता से मना कर दिया। कोई भी स्पिरिट पगोड़ा में शामिल नहीं होना चाहता था और गुयुए तो पहले से ही उनसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये रहा बिल। लैंग याओजू मुस्कुराई। बिल? अरे हाँ, हमें स्पिरिट सोल के पैसे देने हैं, हालांकि आधी कीमत के बाद। सीनियर, मेरे आइस बियर की कितनी कीमत है? सुसिल्हा जी ने पूछा। 10 मिलियन फेडरल कॉइन्स। डायमंड बाबून 30 मिलियन का है। ये छूट के बाद की कीमत है। तांग वुलिन ने निगला। आधी कीमत के बाद भी इतना महंगा? अगर 1000 साल वाले स्पिरिट सोल इतने महंगे हैं तो 10,000 साल वाले कितने महंगे होंगे? कीमत तो आसमान छूती होगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लैंग याओजू हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें ये महंगा लग रहा है? ये बिल्कुल सामान्य है। ये दोनों प्रथम श्रेणी के 1000 साल वाले स्पिरिट सोल है। टावर के सभी स्पिरिट सोल स्पिरिट पगोड़ा ने सैकड़ों वर्षों में बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। हर बार उन्हें बदलने में बहुत संसाधन और धन लगता है। जो तुम भुगतान कर रहे हो वो असली कीमत के सामने कुछ भी नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारे पास भुगतान के लिए 1 महीना है। धन्यवाद सीनियर। सभी ने झुककर अभिवादन किया। लैंग याओजू ने सिर हिलाया। युआर, तुम इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। ये कहकर वो चली गईं। उनके जाने के बाद युए सेहेंग्यू ने गुयुए की ओर देखा। हे गुयुए, क्या सीनियर लैंग याओजू ही स्पिरिट पगोड़ा की हेवनली फीनिक्स डॉलुआ है? गुयुए ने सिर हिलाया। लैंग याओजू, एक टाइटल डॉलुआ। सिर्फ उनका नाम ही सबके दिलों में श्रद्धा भरने के लिए काफी था। वे उनकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युए जेहेंग्यू नगराकर कहने लगा, वो 4 शब्द बैटल आर्मर मास्टर हैं। गुयुए को छोड़कर सबकी आंखें फैल गईं। बैटल आर्मर के बारे में पढ़ने के बाद वो समझते थे कि इसका क्या मतलब है। 4 शब्द बैटल आर्मर, एक सर्वोच्च अस्तित्व, स्ट्रेटेजिक स्तर की शक्ति, जिसमें आकाश को चीर देने और धरती को फाड़ देने की सामर्थ्य थी। दसियों हजार वर्ष बीत चुके थे और मानव जाति द्वारा मार्शल सोल्स की शक्ति को समझ लेने के बाद तकनीक ने कई बड़ी छलांगें लगा ली थीं। टाइटल डॉलुओं के उदय के साथ अब मनुष्य आत्मा पशुओं से पूंछ दबाकर भागते नहीं थे। किसी व्यक्ति के पास मौजूद सोल रिंग्स की संख्या उसके संवर्धन यानी कल्टीवेशन की शक्ति को दर्शाती थी। मानवता उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां 9 से अधिक सोल रिंग्स प्राप्त करना अब कोई सपना नहीं रहा था। सोल पावर के हर स्तर 90 के बाद शक्ति में जबरदस्त वृद्धि लाता था। टाइटल डॉलुओ बनने के लिए किसी को रैंक 90 की सीमा को पार करना आवश्यक था। रैंक 95 पर पहुंचने के बाद वे और भी ऊंचे शिखर पर खड़े होते थे और हाइपर डॉलुओ की शक्तियां प्राप्त कर लेते थे। अंततः रैंक 99 की सोल पावर से लिमिट डॉलुओ का जन्म होता था। केवल लिमिट डॉलुओ ही मानवता को सबसे शक्तिशाली आत्मा पशुओं के विरुद्ध टक्कर देने में सक्षम बनाते थे, क्योंकि ये दोनों अस्तित्व एक दूसरे के समकक्ष माने जाते थे। पहले लिमिट डॉलुओ का प्रकट होना मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। उसी क्षण से मानवता के महाद्वीप के स्वामी बनने का मार्ग खुल गया। फिर वो पौराणिक युग आया जिसमें तांग संप्रदाय के संस्थापक 1000 हैंड्स डॉलुओ तांग सान का जन्म हुआ। अपनी तांग संप्रदाय की कलाओं और जुड़वा मार्शल सोल्स के सहारे उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया, संसार की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचे और देवत्व को प्राप्त किया। वे आकाश के भी पार का आकाश थे। लेकिन वे अकेले महान व्यक्तित्व नहीं थे। उनके साथ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की पहली पीढ़ी के 6 साथी भी थे जिन्होंने उन्हीं के साथ स्वर्ग को छू लिया। आज तक हजारों वर्षों की प्रगति के बाद भी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की कोई भी अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी को पार नहीं कर सकी। मानवता के लिए दूसरा बड़ा मोड़ तांग सान के देवत्व में आरोहण के 10,000 वर्ष बाद आया। उसी समय स्पिरिटाइज डॉलुओ हुओ यू हाओ का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने तांग संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। आत्मा पशुओं की घटती जनसंख्या के युग में उन्होंने मनुष्यों और आत्मा पशुओं के बीच तनाव को कम करने के लिए स्पिरिट सोल्स का निर्माण किया। इन्हीं स्पिरिट सोल्स को आधार बनाकर उन्होंने स्पिरिट पगोड़ा की स्थापना की। इसके बाद स्पिरिट टेक्नोलॉजी ने तेजी से प्रगति की और मानवता ने अनेक प्रकार के सोल डिवाइसेस और मैकाज का आविष्कार किया। कुछ हजार वर्षों बाद बैटल आर्मर संसार में आई।
ये वो क्षण था जब मेका टेक्नोलॉजी अंततः सोल मास्टर्स की शक्ति को भी पार करने लगी थी। बैटल आर्मर ने सोल मास्टर को अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की। 4 शब्दीय बैटल आर्मर पहनने पर एक नया टाइटल डोलुओ भी लिमिट डोलुओ के समकक्ष शक्ति प्राप्त कर सकता था। हालांकि लिमिट डोलुओ नश्वर प्राणियों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोच्च अवस्था थी, फिर भी बैटल आर्मर की सहायता से कोई भी आत्मा पशु उनके सामने टिक नहीं सकता था। अंततः अधिकांश सामान्य आत्मा पशु नष्ट हो गए। इसीलिए तांग वुलिन और उसके साथी भली भांति जानते थे कि 4 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर कितना भयावह होता है। पूरे महाद्वीप पर ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी। वे सबसे पूजनीय अस्तित्व थे। अफवाह थी कि अन्य 2 महाद्वीपों पर भी 4 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर मौजूद थे, लेकिन डोलुओ महाद्वीप के निवासी पूरे विश्वास से मानते थे कि क्योंकि सोल मास्टर्स की जन्मभूमि उनका महाद्वीप है, इसीलिए उनके योद्धा ही सबसे महान है। तांग वुलिन पहले ही कुछ टाइटल डोलुओ से परिचित था। उसके ग्रैंड टीचर स्कारलेट ड्रैगन डोलुओ जुओशी, उसके ब्लैकस्मिथिंग गुरु ब्लेजिंग ड्रैगन डोलुओ फेंग वू यू और सिल्वर मून डोलुओ एल्डर काई। लेकिन वू ज़ांगकोंग के अनुसार उनमें से कोई भी 4 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर नहीं था। श्रेक एकेडमी में ऐसे लोग थे जो 4 शब्दीय बैटल आर्मर बन सकते थे, लेकिन एकेडमी के सीमित संसाधनों के कारण वे 3 शब्दीय आर्मर पर ही अटके हुए थे और अगले स्तर तक नहीं बढ़ पा रहे थे। कारण ये था कि 4 शब्दीय बैटल आर्मर बनाना लगभग असंभव था। लेकिन अभी-अभी तांग वुलिन और उसके साथियों की मुलाकात उस युवा दिखने वाली हेवनली फीनिक्स डोलुओ से हुई थी, जो स्वयं एक 4 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर थीं। केवल इसी तथ्य से वे समझ गए कि स्पिरिट पगोडा में उनका अधिकार कितना विशाल होगा। पहली बार युआनन येहुई ने युए जेंग यू की बातों पर प्रतिक्रिया दी। हेवनली फीनिक्स डोलुओ स्पिरिट पगोडा परिषद की उपाध्यक्ष? युए जेंग यू ने जबरदस्ती मुस्कान निकाली। और कौन हो सकती हैं? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज मेरी इतनी किस्मत चमकेगी कि मैं हेवनली फीनिक्स डोलुओ से मिलूं। ये तो 3 जन्मों की किस्मत है। उसके चेहरे पर श्रद्धा साफ झलक रही थी, मानो वो अपने आदर्श से मिल लिया हो। तांग वुलिन ने गु युए की ओर देखा और उसे एक शरारती मुस्कान मिली। चलो, तांग वुलिन ने कहा। आज उन्होंने जो कुछ करने का निश्चय किया था वो सब पूरा हो चुका था। अब जू शाओयान और युआनन येहुई को अपने नए स्पिरिट सोल्स का भुगतान करने का उपाय स्वयं सोचना था। तांग वुलिन, युआनन येहुई ने कहा। उसने उसकी ओर दोस्ताना मुस्कान के साथ देखा। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम सब वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रही। मैं ये कहने आई हूँ कि मेरे 20,000 योगदान अंक जितनी जल्दी हो सके लौटा देना। मुझे अपने स्पिरिट सोल के लिए पैसे जुटाने हैं। ओह! तांग वुलिन का चेहरा जम गया और गु युए और जू शाओयान जोर जोर से हंस पड़े। उसका चेहरा बिगड़ गया। 20,000 योगदान अंक, 20,000! मैं फिर कभी कर्ज में नहीं पड़ूंगा, कभी नहीं। जैसे ही वे कैंपस लौटे, तांग वुलिन सीधे अपने ब्लैकस्मिथिंग वर्कशॉप की ओर भागा। कर्ज में होना उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। वो इसे जितनी जल्दी हो सके चुकाना चाहता था। जैसे ही वो फोर्जिंग शुरू करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और बाहर युए जेंग्यू को पाया। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे काम करते देखने? और हाँ, तुम्हें अभी भी जेड सिल्वर का भुगतान करना है। तुमने युआनन येहुई को मुझसे पैसे मांगते देखा ही होगा। तांग वुलिन ने बेचारगी से कहा। युए जेंग्यू ने मुस्कुराया। मैं ठीक इसी वजह से आया हूँ। मेरे पास अभी पर्याप्त योगदान अंक नहीं है, लेकिन मेरे पास फेडरल कॉइन्स है। अकेडमी की विनिमय दर के अनुसार 1 योगदान अंक के बराबर 100 फेडरल कॉइन्स होते हैं। उसे अपने स्पिरिट सोल के लिए फेडरल कॉइन्स चाहिए, इसीलिए तुम उसे सीधे 20 लाख फेडरल कॉइन्स दे सकते हो। मैं तुम्हें जेड सिल्वर के लिए 20 लाख फेडरल कॉइन्स एडवांस में देता हूँ और बाकी का भुगतान धातुओं से कर दूंगा। ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, है ना? ठीक है, तांग वुलिन ने कहा। ब्लैकस्मिथ के लिए कच्ची धातुएं योगदान अंकों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थीं। भविष्य में उसे बैटल आर्मर बनाने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता थी। फेंग वू यू उसका भोजन का खर्च उठा रहे थे और फिलहाल उसे अंकों को खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्हें जमा करने की चिंता भी नहीं थी। युए जेंग यू जैसे अमीर ग्राहक के साथ उसे भविष्य में स्पिरिट आइटम्स की भी चिंता नहीं करनी थी। वो जरूरत के बदले युए जेंग यू के लिए फोर्जिंग कर सकता था। हाल के दिनों में जेड सिल्वर फोर्ज करना उसकी प्राथमिकता बन चुका था। एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना बेहतर था। जेड सिल्वर से संतुष्ट होने के बाद ही वो अन्य एलॉयज पर काम करता। वर्तमान में एलॉय फोर्जिंग में उसकी सफलता दर 30% थी। 10 में से 7 फोर्जिंग बेकार निकलती थीं। सफल होने वालों में से भी अधिकतर केवल 60% हार्मनी तक पहुंच पाते थे। अब तक उसने केवल 2 टुकड़े ऐसे बनाए थे जिनकी हार्मनी 90% से अधिक थी, और दोनों उसने युए जेंग यू को दे दिए थे।
कम हार्मनी वाले टुकड़े वो अपने पास रखता था। ऐसे 1 दर्जन से अधिक टुकड़े उसके पास थे जिन्हें वो भविष्य में ठीक से स्पिरिट रिफाइन करने का इरादा करता था। स्पिरिट एलॉय और स्पिरिट रिफाइंड मेटल का मूल्य लगभग समान होता था, लेकिन स्पिरिट रिफाइंड एलॉय पूरी तरह अलग स्तर पर होता था। हर कोई ऐसा धातु इस्तेमाल करना चाहता था और इसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती थी। इसी कारण तांग वुलिन फिलहाल फोर्जिंग से धन कमाने को लेकर उतावला नहीं था और भविष्य में बड़े लाभ की प्रतीक्षा कर रहा था। एक और कारण था कि वो चिंतित नहीं था। भले ही स्पिरिट रिफाइंड एलॉय में अशुद्धियां रह सकती थीं, लेकिन एलॉय की हार्मनी जितनी अधिक होती थी, उसे दोबारा फोर्ज करके परिपूर्ण बनाने की संभावना बढ़ जाती थी। युए जेंग यू की योजना भी धीरे धीरे सफल हो रही थी। उसे तांग वुलिन से 90% हार्मनी वाले जेड सिल्वर को तुरंत स्पिरिट रिफाइन करवाने की कोई जल्दी नहीं थी। अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ 1 शब्दीय बैटल आर्मर ही उसकी सीमा थी, इसीलिए 1000 रिफाइंड मेटल पर्याप्त थी। यदि वो अपनी 1 शब्दीय बैटल आर्मर को 1000 रिफाइंड जेड सिल्वर से बनाए, तो भविष्य में वो उसी जेड सिल्वर में दूसरी धातु जोड़कर उसे स्पिरिट रिफाइन करके सीधे अपनी आर्मर को 2 शब्दीय में अपग्रेड कर सकता था। इस प्रकार बैटल आर्मर बनाना बेहद विलासितापूर्ण था। शुरुआत में तांग वुलिन युए जेंग यू की मांगों से हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जब उसने उसकी योजना को समझ लिया तो संभावनाओं की कल्पना मात्र से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। 2 शब्दीय बैटल आर्मर उपयोगकर्ता के साथ विलीन हो सकती थी, चाहे वो स्पिरिट रिफाइंड मेटल हो या स्पिरिट एलॉय। दोनों में कुछ न कुछ बुद्धि और जीवन होता है। इसी कारण जितना अधिक समय कोई उनके संपर्क में रहता था, उनकी संगतता उतनी ही बढ़ती जाती थी।